बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। हम बात करेंगे दो मौज़ूआत पे। एक तो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को दुरुस्त करार देने का सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बेंच ने जो अक्सरीती तफसीली फ़ैसला है वो 68 पेजेस का वो जारी किया है। मिलिट्री कोर्ट्स के इस अहम फैसले में हुकूमत के लिए क्या इंतबाह है, और ख़ास तौर पर हुकूमत ने जो सुप्रीम कोर्ट के इस आइनी बेंच की जो डायरेक्शन थी, उसको ऑब्जर्वेशन कहें या अटॉर्नी जनरल की जो यकीन दहानी थी, उस पर अमल क्यों नहीं किया। और ख़ास तौर पर जो मिलिट्री कोर्ट से सज़ा याफ्ता जो मुल्ज़मान हैं उनको हाई कोर्ट्स के लेवल पर अपील का राइट देने का जो हक है वो हक क्यों नहीं दिया गया, कानून साजी क्यों नहीं हुई, इस पे बात करेंगे। 68 पेजेस में लिखा क्या गया है। दूसरा हमारा मौजू होगा कॉरपोरेट सेक्टर का एक बड़ा मुकदमा जो ग्रीन ट्री बनाम TRG सुप्रीम कोर्ट में 24 सितंबर को इस अहम मुकदमे की समाअत होने जा रही है। इसके अहम खदोखाल आपके सामने रखेंगे, इसका पस मंज़र और सिंध हाई कोर्ट का वो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया है वो आपके सामने रखेंगे। और ज़िया चिश्ती जो 2003 में जिन्होंने इस कंपनी को बनाया, शुरू में 2021 तक वो इस कंपनी के साथ रहे, उनका मुकदमा क्या है और सुप्रीम कोर्ट 24 सितंबर को क्या कर सकती है, इस पे हम तफसील के साथ बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के जो मिलिट्री कोर्ट्स का केस है उसका तफसीली फैसला जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 68 जो सफ़हात हैं उस पर मुश्तमिल ये फैसला जारी किया है। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल का जो गैर आइनी और गैर कानूनी करार देने का जो फैसला था वो कालअदम करार दिया था। इसमें जो इजाफी नोट है 47 पेजेस का, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र वो भी उनका इजाफी नोट भी इसमें शामिल है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि इंट्रा कोर्ट अपील में मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त दे दी थी। अदालत का मिलिट्री कोर्ट के सज़ा याफ्ता मुल्ज़मान को अपील का हक देने का हुक्म ये कहा गया है, और सुप्रीम कोर्ट का अपील का हक देने के लिए 45 दिन में हुकूमत को कानून साजी का हुक्म दिया गया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि मुनासिब आइनी रद्द अमल आर्मी एक्ट की दफात को यकसर कालअदम जो है वो करना नहीं। और यह भी कहा गया है कि आर्मी एक्ट में बुनियादी ज़ाब्ता मौजूद है, लेकिन आम शहरियों के लिए मुनासिब अपील के फोरम का जो है वो फुकदान है। और ये कहा गया कि सज़ा याफ्ता शहरियों के लिए हाई कोर्ट्स में आज़ादाना अपील के लिए कानून साजी पूरी की जानी चाहिए। और ये 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला दिया था कि 45 दिन यानी कि 22 जून तक हुकूमत वक़्त इस हवाले से कानून साजी करे। आगे चलकर मजीद इंकशाफात भी हो रहे हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट के इस आइनी बेंच ने 45 दिन का टाइम दिया था और आज है 22 सितंबर, यानी कि 135 से ज़ायद दिन इस वक्त गुजर चुके हैं, लेकिन हुकूमत वक़्त की जानिब से अभी तक कोई ऐसी कानून साजी नहीं की गई जिसमें यह कहा जाए कि जो हुकूमत है उसने मिलिट्री कोर्ट से सज़ा याफ्ता जो मुल्ज़मान हैं उनको ये हक दे दिया गया है। ख़ास तौर पर 62 जो अभी हाल ही में 9 मई के जो सज़ा याफ्ता हैं उनको 62 जो मुजरमान हैं वो इंतज़ार में हैं कि ये कानून साजी हो और उनको अपील का हक मिले। आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट का ये तफसीली फैसला ये कहता है कि केस के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कई बार हक के अपील पर हुकूमती हदायत के लिए वक़्त लिया, और ये भी कहते हैं कि मई के आखिरी समाअत जो थी उस पर भी अटॉर्नी जनरल ने ऐसा ही कहा कि आप मामला पार्लियामान को भेज दें और पार्लियामान इस हवाले से कानून साजी, इस पर जो ज़रूरी कानून साजी है कि अपील का राइट
मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता जो मुल्ज़मान हैं उनको दिया जाए तो वो उसको देख लेंगी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा अदालती हुक्म को संजीदगी से लिया जाएगा। अच्छा, संजीदगी तो हमें नज़र आ गई है कि हुकूमत ने कितनी संजीदगी ली है कि 45 दिन का टाइम था, 135 से ज़ायद दिन गुजर चुके हैं और अभी तक टस से मस नहीं हुए। ऐसे लगता है हुकूमत ने वो जो फैसला था 7 मई का सुप्रीम कोर्ट का उसको कूड़ेदान की नज़र कर दिया, उसको नज़र उस पर जो है वो मुशावरत या कोई मामलात आगे बढ़ाने के हवाले से कोई खैर खबर कुछ भी नहीं है। आगे चलकर अदालत ये लिखती है कि आज़ाद हक के अपील की अदम मौजूदगी में आर्मी एक्ट में मौजूद ज़ाब्ता कार आम शहरियों के लिए आईनी तौर पर मुकम्मल नहीं है। हक के अपील की कमी को पूरा करने के लिए कानून साजी से मुदाखलत की ज़रूरत है। हुकूमत और पार्लियामान हक के अपील के लिए 45 दिन में कानून साजी करें। आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल्स आईनी तौर पर बुनियादी हुकूक के निज़ाम से बाहर रखे गए हैं। यह भी कहा गया है कि मिलिट्री ट्रायल में भी मगर आर्टिकल 10A में वज़ा करदा जो मयार है उसकी पासदारी होनी चाहिए। फौजी अदालतों में ट्रायल इख्तियारात की तकसीम के उसूल से मुतसादिम नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये अब देखना ये है कि हुकूमत इस फैसले को, इस तफसीली फैसले को कितना वज़न देती है और इस तफसीली फैसले के मुताबिक और जो मुख्तसर फैसले के मुताबिक क्या मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता जो मुजरमान हैं उनको अपील का हक हाई कोर्ट लेवल पर देने के लिए कोई कानून साजी हुकूमत फौरी तौर पर करेगी और ये फैसला हुकूमत के अपने मनपसंद के और हुकूमत के अपने बनाए हुए, अपनी मर्जी मंशा ख्वाहिश के मुताबिक बनाए हुए आईनी बेंच का है। और ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी बेंच बना है। अगर आईनी बेंच का फैसला भी हुकूमत ने नहीं मानना तो फिर कौन सा मानना है, ये जो है वो देखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन ट्री बनाम TRG, ये एक बड़ा कॉरपोरेट सेक्टर का एक बड़ा मुकदमा है जिसमें बड़े बड़े जो वकला हैं वो इस केस की पैरवी कर रहे हैं और एक नाम एहसन बून साहब का भी है जो सीनियर वकील है और ख़ास तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वो मेंबर भी हैं पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से। अब सवाल ये है कि हमेशा से मैं कहता हूं कि इससे कबल हमने फारूक एच नाइक साहब को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होते हुए देखा, अब एहसन बून साहब भी हैं। ये जो बुनियादी नुक्ता है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो मेंबर हैं, जो वकला मेंबर हैं किसी न किसी हैसियत में, क्या उनको अदालतों के सामने पेश होना चाहिए? क्योंकि अगर आप उनके आईनी बेंचेस बनाने की बात करें तो उसमें उनका वोट है, जजेस की तैनाती की बात करें सुप्रीम कोर्ट में तो उसमें उनका वोट है, हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती की बात करें तो उसमें उनका वोट है, इसी तरह हाई कोर्ट्स के जजेस की असेसमेंट की बात करें तो उसमें उनका वोट है। तो हम देखते हैं कि एहसन बून साहब हों, फारूक एच नाइक साहब हों, ये एक तरफ तो जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं और इन्हीं अदालतों में इन्हीं जजेस के सामने पेश भी हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मैं ये समझता हूँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें इन्वॉल्व है। बहरहाल इस केस में बड़े बड़े नामी ग्रामी वकला जो है वो शामिल हैं। इस केस में जो TRG है उस के जो साबका जो ओनर हैं ज़िया चिश्ती, वो उन्होंने ये कंपनी 2003 में बनाई, 2021 तक ये जो है वो कुछ दस्तावेजात और कुछ मालूमात हमें बताती हैं कि $2 बिलियन तक ये कंपनी गई और उसके बाद मामलात गंभीर होना शुरू हो गए। इस कंपनी के जो हिस्से हैं उनकी खरीदो फरोख्त और बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं उनके इलेक्शन से मुतल्लिक ये केस सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ज़ेरे इल्तिवा है। इससे कबल इस केस में सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया था जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया था और जो सिंध हाई कोर्ट है जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी, उन्होंने 52 पेजेस पर यह फैसला दिया था जिसमें उन्होंने एक तो जो TRG को फौरी तौर पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। जून में यह फैसला आया था,
इस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। मुख्तलिफ अदालतें हम देखते हैं कि उनसे स्टे भी आते रहे, और अब जो सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त इस केस में स्टेटस को का जो एक स्टे ऑर्डर इस वक्त मौजूद है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो इंतखाबात हैं वो नहीं हुए। आगे जो सिंध हाई कोर्ट ने इस फैसले में यह भी लिखा कि टीआरजी पाकिस्तान की इंतजामिया धोखे से काम कर रही थी और बरमुदा में वाक़े ग्रीन ट्री होल्डिंग्स की टीआरजी के हिस्से की खरीदारी गैर कानूनी थी। ये सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त भी चैलेंज है, और सुप्रीम कोर्ट जो सिंध हाई कोर्ट ने यह भी अपने फैसले में लिखा था कि ग्रीन ट्री होल्डिंग्स को टीआरजी पाकिस्तान को टेक ओवर करने की कोशिश को भी सिंध हाई कोर्ट ने रोक दिया था, और यह भी करार दिया था कि टीआरजी के 30% हिस्से को टीआरजी का फंड्स इस्तेमाल करते हुए फाइनेंस किया गया। यह मुकदमा जो है सिंध हाई कोर्ट में टीआरजीपी के साबिक जो सीईओ और बानी पाकिस्तान जो अमेरिकन हैं ज़िया चिश्ती, उन्होंने जो टीआरजी पाकिस्तान और टीआरजी इंटरनेशनल की मुकम्मल मलकियत वाली शेल कंपनी ग्रीन ट्री के खिलाफ जो है वो किया था सिंध हाई कोर्ट में, जहां सिंध हाई कोर्ट ने उनके हक में इस केस का जो है वो फैसला दिया। और ज़िया चिश्ती जो है 2021 में उन पर एक जो साबका मुलाजमा है उनके हवाले से एक इल्ज़ाम लगा था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और वो दोबारा इसका जो टीआरजी है उसका कंट्रोल हासिल करना चाहते थे। बरतानवी अखबार जो टेलीग्राफ है उसने भी जो ज़िया चिश्ती हैं उन पर इल्ज़ामात लगाए गए थे, कोई 13 मज़ामीन में उन पर उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी और कानूनी अखराजात पर हर्जाना भी किया था। अब यह भी ख्याल किया जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का अभी तो स्टे है, सुप्रीम कोर्ट का स्टे खत्म होता है, इलेक्शंस हो जाते हैं, तो यह भी एक इम्कान जाहिर किया जा रहा था या जा रहा है कि अगर इंतखाबात हो जाते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, तो उसके बाद ये दोबारा से टीआरजी पाकिस्तान का कंट्रोल मुमकिन तौर पर, अभी तक तो फैसला होगा, वो संभाल सकते हैं। और ज़िया चिश्ती और उनका खानदान 30% हिस्स का मालिक होने के सबब सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। ये इनका जो एक दावा भी है, जो एडमिटेड कुछ चीज़ें भी हैं। सुप्रीम कोर्ट अब इस केस का जो है वो फैसला इस हवाले से करने जा रही है। एक और जो इसका जो पस मंज़र है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 25 जून को ये अपील फाइल होती है। 26 जून को ये केस लग जाता है। एक ही दिन के वक्फे के साथ ही उमूमी तौर पर आम लोगों के केसेस जो है वो लटक जाते हैं, नहीं फिक्स होते, लेकिन इस केस ने बड़ी स्पीड पकड़ी और फौरी तौर पर यह केस लग भी गया। और उसके बाद समात भी हुई। समात में ओपन समात में ये एक मुमकिन एक डिस्कशन है कि ओपन समात में स्टेटस को का ऑर्डर शायद नहीं हुआ था। अब अदालत जज साहब से पूछना पड़ेगा कि उन्होंने किया था या नहीं किया था, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो स्टेटस को का ही है। और एहसन बून साहब का मैंने आपको बताया कि एहसन बून साहब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं और इस केस में भी वो पेश हैं, और जो उन्होंने इसमें जो स्टे है वो भी किसी न किसी सूरत में लिया। फिर इस केस में यह भी एक लम्हा आया कि जो बताया जाता है कि 24 से 21 जुलाई सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच मौजूद था, उस बेंच के सामने ये केस लगना था, लेकिन अचानक ये पता चला कि जो इस केस की एक फाइल जो सिंध से आ रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो रास्ते में लापता हो गई। तो ये केस लापता होने का एक अलग से एक नया मुकदमा सामने आया, लेकिन हैरान कौन तौर पर इसकी कोई इंक्वायरी सामने नहीं आई। इसका जो कोरियर सर्विस का जो है उनका कोई ऐसी सॉलिड चीज सामने नहीं आई, कोई एफआईआर हुई हो, कोई कार्रवाई हुई हो, कोई चीज सामने नहीं आई। बड़ा ही मुश्तबा किस्म का ये मामला था कि वहां से फाइल आते हुए कहीं आगे पीछे हो गई। और उसके बाद एक वकूआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हुआ, उसमें फ्री कैन ज़िया चिश्ती थे या दूसरी तरफ के वकला थे, उनके मौक़िफ़ तो सामने आ चुके हैं, लेकिन
इसमें एक फैक्ट जो है वो सामने आया कि जो फ्रीक के ज़ियाद चिश्ती जो थे, एक उन्होंने कोई दरख्वास्त दी मुकदमा के लिए या दरख्वास्त FIR के लिए एक दूसरे फ्रीक की जानिब से दी गई, और बताया जो जाता है दूसरे फ्रीक की जानिब से दी गई उस पर तो कहीं ना कहीं अमल दरामद शुरू हो गया, लेकिन इस तरफ से जो दरख्वास्त दी गई उस पर अमल दरामद भी नहीं हुआ। उस तरह अमल दरामद जिस तरह होना चाहिए था, मतलब इक्वली जो देखा जाना चाहिए था वो नहीं देखा गया। इसके बाद इस केस में जो 26 अगस्त को समाअत हुई थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और वो थी जस्टिस नईम अख्तर अफगान उसमें थे, और जस्टिस हसन नजर रिजवी थे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब थे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान मैं इसलिए कह रहा हूँ, उन्होंने बड़े अहम और गैर मामूली रिमार्क्स दिए थे, और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि क्या ये वही केस है जिसमें कंपनी के डायरेक्टर को अमेरिका में हरासानी साबित करने पर निकाला गया। इस नोयत का एक केस तो मेरे बेंच में आ चुका है, सिंध हाई कोर्ट में तो हरासानी साबित करने के बाद गोरों को खिलाफ कार्रवाई का केस चलाया गया। अदालती कार्रवाई में थाईलैंड अमेरिका के गोरों को जाती हैसियत में तलब करने के अहकाम जारी किए गए। यह भी कहा गया पता नहीं हम पाकिस्तान का क्या इमेज बना रहे हैं जी, ये बताया गया जी ये वही साहब हैं। कहा गया कि क्या वो जो है वो कमरा अदालत में मौजूद हैं, फिर ये कहा गया कि सामने जो है वो अपना दीदार करवा दें, फिर वो उठ के गए, उन्होंने जो है वो सामने खड़े हुए ज़ियाद चिश्ती। उसके बाद जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा तमाम मुकदमात को यकजा कर लेते हैं। तमाम मुकदमात यकजा होने से नेक नीति और बद नीति को समझने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में भी केस चलने से रोकने के लिए कोशिशें की गई। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ये कह रहे हैं ये मामला है और रस्ते से ही केस की फाइलें चोरी हो गईं। अब किसको ये फायदा है कि केस ना चले और किसको ये नुकसान है कि केस चले? जो ज़ियाद चिश्ती हैं, इन्होंने सिंध हाई कोर्ट में केस किया था, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दूसरी फ्रीक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ गया, और उनका ये था कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्शन फौरी तौर पर करा दें। तो इसका मतलब ये है कि कौन सी पार्टी ये चाह रही है कि केस चले और कौन सी पार्टी चाह रही है केस ना चले। ये अब इस मामले में देखने वाली बात है, क्योंकि एक पार्टी तो चाह रही है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्शन हो जाएं, दूसरी पार्टी ने स्टेटस को करवाया हुआ है। अब 24 सितंबर को इस अहम केस की समाअत होने जा रही है। अब मामला यह है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एहसन बून साहब ने जो है वो जिस तरह वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं, तो उनको ये चीज़ थोड़ी सी देखनी चाहिए। और दूसरे साइड पे मतलब जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो है, उन्होंने मेरे ख्याल में बहुत ही पर्सनल लेवल पे कुछ कमेंट्स भी किए। कोई भी फ्रीक है, अदालतें जजेस ऑब्जर्वेशंस दे दिया करती हैं, लेकिन उमूमी तौर पर और फोकस पॉइंट मेरा ये ख्याल है कि वो ये होना चाहिए कि अदालतें जो पॉइंट जो उनके सामने केस है, उस केस के जो जितनी भी उसके फैक्ट्स हैं, उसके एडमिटेड फैक्ट्स हैं या डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं, उनको दोनों फ्री कैन को अदालत सुने और उसका फैसला करे। बज़ाहिर इस किस्म के रिमार्क्स, सब ऑब्जर्वेशंस से तासुर ऐसे मिलता है कि जैसे जो जज हैं उन्होंने अपना जो माइंड है वो डिस्क्लोज कर दिया है। अगरचे जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के जजेस जब ऑब्जर्वेशंस ऐसी देते हैं तो उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि इससे ये ना लिया जाए कि हमने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है, लेकिन तासुर बाज़ औक़ात ऐसे ही जाता है। 24 सितंबर का दिन इस केस के हवाले से बहुत ही अहमियत का हामिल है। कॉरपोरेट सेक्टर का एक बड़ा मुकदमा, बड़े वकील और बड़े नाम आपको सुप्रीम कोर्ट में नजर आएंगे। आपको मजीद भी हम इस केस के हवाले से अपडेट करेंगे। हमें इस केस जो है वो अभी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।